अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और आज के सेशन में हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली हैं क्या? कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप रोज़ाना आप सुनते हो ऑटोनमस व्हीकल्स के बारे में, यानी ऐसे व्हीकल्स जो बगैर ड्राइवर की चलती हैं। आप सुनते हो ड्रोन्स के बारे में, आप सुनते हो यूएवीज़ के बारे में, आप सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो। आपके व्हाट्सएप पे एक एआई का ऑप्शन बना हुआ है जहाँ पे आप वहाँ पे एआई से कुछ भी पूछ सकते हैं और वो कुछ भी आपको रिकमेंड कर सकता है, आपसे कन्वर्सेशन कर सकता है। आप लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक आपको वही कंटेंट शो करता है जो आपके चॉइस का हो, जिसको आप पसंद करते हैं या जिसको आप देखने वाले हैं। या फिर अगर आपने कोई चीज़ सर्च की है ब्राउज़र पे तो आप देखेंगे कि जब आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं या फिर आप किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को विज़िट करते हैं, कहीं भी आप इंटरनेट पे किसी चीज़ को विज़िट करते हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो उसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको शो हो रही होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिसेंट या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे तब्दील करने वाली हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप चंद साल पहले देखें, जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स एंड्रॉयड नहीं थे, ये स्क्रीन नहीं थी, तो तब हमारी ज़िंदगी कैसी थी, हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, हम हमारा जो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो एक ताल्लुक़ सा था, जो बैठक सी हुआ करती थी, वो किस किस्म का था, हमारा लाइफ़स्टाइल कैसे था। लेकिन अब जब स्क्रीन आया, हम लोग स्क्रीन के थ्रू कनेक्ट हुए, हम एंड्रॉयड के थ्रू कनेक्ट हुए, स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट हो गए, तो आप देखें कि हमारी ज़िंदगी कितनी तब्दील हो चुकी है। वो लाइफ़स्टाइल जो पहले का था, वो स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली जिस तरह एक स्क्रीन ने हमारी ज़िंदगी इतनी तब्दील कर दी है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम ने हमारी ज़िंदगी इतनी तब्दील कर दी है, तो ये जो अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो उभरती हुई कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये भी हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे तब्दील करने वाली हैं। और कुछ कुछ सालों बाद या कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी जो पहले जिस तरह गुजरती थी, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो नॉवल हैं, जो न्यू हैं और हमारी ज़िंदगियों को, हमारी ज़िंदगी के हर फ़ील्ड को, हमारी ज़िंदगी के हर डोमेन को ये बहुत तेज़ी से चेंज कर रही हैं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या? जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, आज हम 9 और 10 टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी और इन टेक्नोलॉजीज़ का जो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल है या जो फिर इनका फ्यूचर है, ये इतना ज़्यादा है कि पूरा दिन भी अगर एक टेक्नोलॉजी पे बोलें तो मुकम्मल नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम विद इन इन टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें कि ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या, इनके हमारी ज़िंदगी में रियल लाइफ में इनकी यूजेस क्या क्या हैं और ये हमारे फ्यूचर को, हमारे मुस्तकबिल को किस तरह तब्दील करने वाली हैं। तो देखिए एक लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मसनूई ज़हानत है, इसके बारे में आप रोज़ाना सुनते होते हैं कि मसनूई ज़हानत से क्या मुराद है। और अब तो रोज़ाना की बुनियाद पे आप उसको यूज़ भी करते होंगे, कहीं ना कहीं हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, हम व्हाट्सएप के ऑप्शंस का यूज़ करते होते हैं। तो अगर हम यूज़ ना भी करें तो यूट्यूब हमें कुछ ना कुछ रिकमेंड करवाएगा, फेसबुक कुछ ना कुछ रिकमेंड करवाएगा, किसी वेबसाइट पे हैं तो वो कुछ ना कुछ रिकमेंड करवाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखें, IoT यानी कि वो डिवाइसेस, सारी की सारी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और हाँ इसने किस तरह हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। एक बहुत बड़ा रोल है IoT का हमारी ज़िंदगी में। बिग डेटा और बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ का, जब IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम डिस्कस करते हैं तो इससे मुराद ये है कि मिलियंस ऑफ बिलियंस डिवाइसेस जो हैं वो हमारी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही हैं। अगर इतने डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ करते हो ये इतना बिग डेटा जनरेट करते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डेटा जनरेट होगा और हमें कुछ ऐसे टूल्स ज़रूरत होंगे ताकि हम इस बिग डेटा को एग्जीक्यूट कर सकें। क्वांटम कंप्यूटिंग एक फैंसी कंसेप्ट है, एक नॉवल कंसेप्ट है
कि जो हमारे पहला कंप्यूटिंग है उसकी वर्किंग क्या है, और एक्सपेक्टेडली अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग पे मुंतकिल होते हैं तो इसकी वर्किंग जो है वो कैसे होगी। कम्युनिकेशन सिस्टम एक बेस प्रोवाइड करता है इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को कम्युनिकेट करवाने के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बगैर डिस्कस ही नहीं कर सकते। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप लोगों ने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में सुना होगा कि बजाय इसके कि हम फिज़िकल किसी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्लेस को विज़िट करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप फिज़िकली विज़िट करें तो आप वर्चुअली भी इस प्लेस को विज़िट कर सकते हैं। एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक ऑगमेंटेड इन्वायरमेंट या एक मिक्स्ड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल करेंसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने ज़रूर सुना होगा। तो ब्लॉकचेन बेसिकली एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, डिजिटल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, और ये बेस है डिजिटल करेंसीज का। ये 3D प्रिंटिंग का तो हमें पता है कि हमने कुछ लिखा सॉफ्ट फॉर्म में, प्रिंटर को दिया और प्रिंटर ने उसको लिख लिया, उसने उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन 3D प्रिंटिंग से मुराद ये कि हमने एक डिज़ाइन बनाया, हमने फॉर एग्जांपल एक कार का डिज़ाइन बनाया, हमने कोई हेल्थ केयर के सिस्टम का कोई डिज़ाइन बनाया, तो 3D प्रिंटर इसको प्रिंट करेगा। यानी कि अगर आपने एक रूम का डिज़ाइन बनाया है तो रूम को कंस्ट्रक्ट करेगा जो 3D प्रिंटर होगा। न्यूरोलिंक ब्रेन कंप्यूटिंग है कि बजाय इसके कि आप डायरेक्टली कंप्यूटर के इंटरफेस से कनेक्ट हो, टाइपिंग करें, काम करें या कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को दें, जो ब्रेन कंप्यूटिंग है ये हमारी ब्रेन को पढ़ता है, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं। ये भी फैंसी कॉन्सेप्ट है लेकिन इस पे काम हो रहा है कि ये हम बग़ैर कोई अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए, बग़ैर अपने कोई जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने इंस्ट्रक्शंस या कुछ इनपुट जो है वो कंप्यूटर्स को दे सकते हैं। रोबोटिक्स और ड्रोन्स कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कहीं ना कहीं बिग डेटा है, उसी का इस्तेमाल करते हुए, कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ये एक फील्ड है जिसमें इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है। मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया क्योंकि एक जो रोबोट्स हैं या रोबोटिक हैंड्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं, इनका हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार है, हमारी ज़िंदगियाँ इनसे तब्दील हो रही हैं। तो डेफिनेटली मैंने इसको शामिल किया। ये कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, इमर्जिंग फील्ड ज़रूर है। तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं कि ये फील्ड्स क्या हैं, क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं और ये हमारी ज़िंदगियों को कैसे तब्दील कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर एक हम देख लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि एक मस्नूई ज़हानत है जो हमारी इंसानों की ज़हानत को मिमिक करता है। यानी हमारा जहन कैसे काम करता है कि हम कुछ सीखते हैं या हम कुछ माहौल को ऑब्जर्व करते हैं, तो जो हमारी लर्निंग है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उन लर्निंग को या उन ऑब्जर्वेशंस को हम किसी नए फील्ड में किसी नई जगह पे अप्लाई करते हैं और उसी के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं। तो ये तरीक़ाकार जब मशीन करती है, यानी कि वो किसी माहौल से सीखती है और जो कुछ उसने सीखा उसको नए फील्ड में, नई डोमेन में अप्लाई करती है और कुछ फ़ैसला करती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डायरेक्टली तो आप नहीं समझ सकते कि किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करती है, किस तरह डिसीजन मेकिंग करती है, लेकिन अगर आप इसके सब फील्ड्स को देखें तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये काम कैसे करती है, ये जो हमारी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल है वो कैसे हो रहा है। जनरेटिव AI है, आप ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं, आप जेमिनी का इस्तेमाल करते हैं, आप व्हाट्सएप के AI ग्रुप्स जो AI ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे होता क्या है कि आप वहाँ पे किसी मॉडल से AI ट्रेन एल्गोरिदम से कुछ पूछते हैं, वो इंटरनेट को सर्च करता है और आपको जो पॉसिबल्स आंसर्स हैं वो शो करता है, या जो उसको जो फोटोज़ हैं वो आपको शो करता है। तो जनरेटिव AI वो है जो कंटेंट जनरेशन में इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और फोटोज़ और वीडियोज़ आपकी हेल्प करता है। मशीन लर्निंग एक्चुअली जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें हम मशीन को ट्रेन करते हैं, यानी कि हमने मशीन को
कोई ख़ास फ़ोटोज़ दिखाए, अगर हमने उससे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करवानी है, कार की शनाख्त करवानी है, किसी गाड़ी की शनाख्त करवानी है, तो हमने 100-500 उसको तस्वीरें दिखा दी हैं कि कार इस किस्म की हो सकती है, तो वो उसको मेमोराइज़ करता है, उसके जो फीचर्ड हैं उसको मेमोराइज़ करता है और उसी के बिहाफ पे नई व्हीकल्स या नई कार की वो शनाख्त करता है। यानी एक एल्गोरिदम है जिसको पहले हमने ट्रेन किया और उसके मुताबिक उसने फिर नई जगह पे उस नॉलेज को अप्लाई किया। न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि अगर इसकी मिसाल आपके मोबाइल फ़ोन में स्मार्ट असिस्टेंस की है, या फिर आपने एलेक्सा का नाम सुना हुआ होगा। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में जो स्मार्ट असिस्टेंस है जिसमें आप वॉइस के थ्रू इस स्मार्ट असिस्टेंट से बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद कोई चीज़ मोबाइल फ़ोन में ढूंढें या ओपन करें। आप स्मार्ट असिस्टेंस को खोल के आप उसको कह सकते हैं कि फ़लाने बंदे को कॉल करो, ठीक है, या फ़लानी चीज़ जो है वो मुझे सर्च करके दे दो। तो ये जो है इसके पीछे एक न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स हैं जो हमारे वॉइस को रिकग्नाइज करती है और उस वॉइस को आगे उसको काम में लेके आती है। जो एलेक्सा है जो स्मार्ट होम्स में यूज़ हो रहा होता है, कि बजाय इसके कि हम मतलब कि बटन से लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ करें या फिर मोबाइल फ़ोन से ऑन ऑफ करें, एलेक्सा जो कि एक वॉइस कंट्रोल सिस्टम है, जिस तरह हम किसी बंदे को कह रहे होते हैं तो हम एलेक्सा को कह सकते हैं कि एलेक्सा आप लाइट टर्न्स ऑफ करें, टेम्परेचर एडजस्ट करें या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्योंकि जब हम स्मार्ट होम की बात करते हैं इसका मतलब ये कि हमारे घर में हर चीज़ जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। कंप्यूटर विजन एक बहुत अहम पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कंप्यूटर विजन बात करती है कि जब कंप्यूटर एल्गोरिदम किसी तस्वीर में से या वीडियोस में से फीचर्स के बिहाफ पे किसी चीज़ को डिटेक्ट करती है या फिर रिकग्नाइज करती है। यानी कि आपने कोई वीडियो बनाई या जो सिक्योरिटी कैमराज हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जब कोई मूवमेंट होती है तो वो एक किस्म का अलार्म या वार्निंग जनरेट करते हैं। या फिर फेस रिकग्निशन तो आमतौर पे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे जो सिक्योरिटी सिस्टम पे जाते हैं और अपने फेस डिटेक्शन करवाते हैं। ये एक्चुअली कंप्यूटर विजन है कि वो ग्राफिक्स को पढ़ती है। इसी तरह एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, जिस तरह हम रोबोट्स को देखते हैं या ड्रोन्स या फिर इस किस्म के मुख्तलिफ रोबोटिक हैंड्स हैं जहाँ पे वो इस किस्म का नॉलेज इस्तेमाल करती हैं किसी काम को करने के लिए। डीप लर्निंग जो कि मशीन लर्निंग की एक नेक्स्ट फील्ड है। अब बात ये तो हमने देखा कि किस तरह हम इनका बहुत मैसिवली अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एआई हमारी रियल ज़िंदगी में किस तरह काम कर रही है, कहाँ पे है। अभी थोड़ा बहुत हमने देखा कि स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन्स में हैं। एलेक्सा से आप बात करते हैं और ये आपको स्मार्ट रिकमेंडेशन करवाता है। जब आप किसी प्लेटफॉर्म को विज़िट करते हैं, यूट्यूब को विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे पर्सनलाइज रिकमेंडेशन आपको शो करती है, वो वीडियोस वो कंटेंट जो आपसे रिलेटेड है। ऑटोनोमस व्हीकल्स को आप देखें, ऑटोनोमस व्हीकल्स में सेंसर्स हैं जो सेंस करती हैं, या फिर कैमराज लगे हुए हैं जो कि कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करती है। तो ये सारा डेटा ये एल्गोरिदम प्रोसेस करते हैं और आपकी व्हीकल्स को नेविगेट करते हैं रोड पे। एडाप्टिव लर्निंग को आप देख सकते हैं। हेल्थ केयर में आप एआई का इस्तेमाल देख सकते हैं कि पहले हम जाते थे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास, और आजकल क्यों हम एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते थे, हम इसलिए जाते थे क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है वो कहीं ज़्यादा है। उसने हज़ारों लाखों मरीज़ों को चेक किया हुआ है। और अब अगर हम किसी नए डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी लाखों करोड़ों पेशेंट्स का रिकॉर्ड उठा सकता है बिग डेटा के जिसको हम कहते हैं, और एआई से प्रोसेस करवा के किसी किस्म का डिसीजन जो है वो एआई से ले सकती है। एआई कम से कम उसके हेल्प आउट कर सकता है डायग्नोस करने में। और प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमने किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना हो। वैसे भी प्रिडिक्शन में जितने हमारे सेंसर्स हैं एनवायरनमेंट को सेंस करती हैं और उसके मुताबिक हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। या कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट सेल आउट करती है तो उनकी जो ट्रांजैक्शन है उसके मुताबिक भी वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करें, किस रीजन के लिए मैन्युफैक्चर करें। तो इस किस्म की चीज़ों में हेल्प आउट कर सकता है।
जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है, यानी कि जो हमारे दुनिया है, जो सेटेलाइट्स लगे हुए हैं वो इस अर्थ की जो तस्वीरें ले रहे होते हैं, वीडियोस बन रही होते हैं, तो उनको पढ़ना, उसी की बिहाफ पे जो क्लाइमेट चेंज है या वेदर प्रोडिक्शंस वगैरह है, तो ये सारा एआई कर रहे होते हैं। अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो एआई का है, ये तो क्लियर है कि हर चीज़, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं है। जिस तरह कंप्यूटर आजकल हर जगह पे है, कोई भी फील्ड कंप्यूटर के बगैर नहीं है, तो एग्जैक्टली कोई भी फील्ड ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो। तो ज़िंदगी डेफिनेटली हमारी चेंज हो रही है एआई के साथ। आप देख रहे हैं कि एआई ने कितनी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। ऐसा काम जो पहले ह्यूमन बीइंग करते होते थे, वो अब एआई करने लगे हैं। इससे पहले अगर आप देखें, जो हमारी बेसिकली अगर आप 2001 की तरफ देखें, तो जो हमारी नेचर थी जॉब की, मतलब उस वक्त ड्राइविंग की जॉब्स, लेबर की जॉब्स, क्लर्क्स वगैरह की जॉब्स, तो आपने देखा कि वक्त के साथ 10-15 साल में वो जॉब्स ख़त्म हो गई और न्यू जॉब्स जो है वो साथ साथ क्रिएट होती गई। तो वो लोग जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया था इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, उनको वो न्यू जॉब्स मिल गए, और जिन्होंने अपडेट नहीं किया तो उनको वो न्यू जॉब्स नहीं मिली। अब एआई ऐसा है कि एआई का फ्यूचर ही कुछ ऐसे बनने जा रहा है कि वो लोग जो ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो एआई है, इनके मुताबिक अपने आप को चेंज कर रहे हैं। डेफिनेटली न्यू जॉब्स जो हैं वो ख़त्म भी हो रही है और न्यू जॉब्स जो हैं वो क्रिएट भी हो रही है, क्योंकि पूरी जो दुनिया है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो रीशेप हो रहा है एआई के साथ। इंडस्ट्री को आप देखें कि इंडस्ट्री जो है वो रिशेप हो रही है। पहले भी मतलब रोबोटिक हैंड्स यूज़ होते थे, लेकिन उन रोबोटिक हैंड्स के पीछे कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग्स का कंट्रोल हुआ करता था। अब वो सारे रोबोटिक हैंड जो हैं वो आर्टिफिशियली कंट्रोल होंगे। ऑगमेंटेड साइंटिफिक डिस्कवरी को देख लें, इसके अलावा मतलब हर जगह पे हेल्थ केयर की आप एग्जांपल देखें कि बजाय एक फिजिकल डॉक्टर आपको डायग्नोस करे, वहाँ पे एक सिस्टम होगा जो 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 डायग्नोस कर रहा होगा। कंटेंट क्रिएशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत हद तक चेंज हो रहा है। जो कम्युनिकेशन का कंसेप्ट है, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसका कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो रहा है। ऑटोनोमस व्हीकल्स एक्सपेक्टेडली हर रोड की, हर सड़क की जीनत बनेगी और ये हर जगह पे होंगे। और जब हम किसी ऑफिस को विज़िट करेंगे तो बजाय इसके कि ह्यूमन बीइंग वहाँ पे हों, वहाँ पे कोई भी रोबोट असिस्टेंस हमारी असिस्टेंट कर सकता है, हमारे वेलकम कर सकता है, हमारे होटलों को चला सकता है। इनफैक्ट एआई जो है वो दुनिया को बहुत तेज़ी से रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, चेंज कर रहा है, और इसके जो असरात हैं, ये जो तब्दीली आ रही है, इसको चंद साल में आप देखेंगे कि बहुत ही हैरान कुन है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको अगर बेसिकली देखें तो मतलब वो चीज़ें जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें हमारे मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और कि हमारी दुनिया को डेफिनेटली चेंज कर रही है। अगर एक स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट आप ले लें तो स्मार्ट होम में हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपने लाइट ऑन करनी है, लाइट ऑफ करनी है, एसी चलाना है, बंद करना है, आपका रेफ्रिजरेटर किस तरह काम कर रहा है, इसके अलावा अगर कोई आपके अप्लाइंसेस हैं तो वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह उनका कंट्रोल है, या जो सिक्योरिटी सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो किस तरह काम कर रहा है, तो ये सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही है। ये सारा जो कंट्रोल है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही कर रहा होता है। तो IoT वो सारे डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं। लेकिन IoT को अगर आप थोड़ा बेहतर इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो 3 लेयर्स जो है ना वो बेहतर तौर पे इसको अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। पहली जो इसकी लेयर है वो सेंसर्स हैं, यानी कि आपने सेंसर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, कैमराज लगे हुए हैं, कोई स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, फायर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इस किस्म की गैसेस के जो डिटेक्टर्स हैं आप लोगों ने लगाए हुए हैं। तो ये जो पहला
इसका लेयर है वो सेंसर्स है जो आपके माहौल को सेंस करता है, आपके इन्वायरमेंट को रीड आउट करता है। सेकंड जो लेयर आती है वहाँ पे इन लेयर्स से जो डेटा, जो सेंसर लेयर से डेटा आ रहा है, उस डेटा को पढ़ा जा रहा है, उस डेटा पे डिफरेंट मशीन लर्निंग एआई एल्गोरिदम अप्लाई किए जा रहे हैं। तो इन डेटा के बिहाफ पे कुछ डिसीजन लिया जा रहा है और उस डिसीजन के बिहाफ पे कुछ ना कुछ एक्चुएट किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक सिक्योरिटी सिस्टम है, कैमराज लगे हुए हैं, तो ये एक डेटा जनरेट कर रहे हैं, कोई सेंसर्स लगे हुए हैं। इन सेंसर्स का डेटा जो है वो ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बिहाफ पे एक अलार्म फॉर एग्जांपल जनरेट करते हैं, एक्चुएट करते हैं कि कुछ अनयूजुअल आपके घर में डिटेक्ट हो रहा है, कुछ अनयूजुअल आपके घर में या कुछ अनयूजुअल मूवमेंट है। तो ये एक 3 लेयर्स का एक काम है कि सेंस हो रहा है, डिसीजंस हो रहे हैं और फिर एक्चुएट हो रहा है। तो IoT को स्मार्ट होम्स में आप यूज़ करते हैं, स्मार्ट सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, बल्कि पूरी जो स्मार्ट सिटीज़ है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही कंट्रोल करती है। एक बात जो है वो माइंड में रखें कि जब हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और किसी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि हम उसको रियल फील्ड में अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ये जो टेक्नोलॉजी है ये पर्टिकुलरली इस फील्ड के लिए यूज़ हो रही है। एक टेक्नोलॉजी सोलोली किसी काम को टैकल नहीं कर सकती, उसके साथ जो डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मिल के ये किसी ख़ास डोमेन का काम कर रही होती हैं। यानी यहाँ पे अगर ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ देखें, मैंने एक फील्ड शामिल की है ड्रोन्स की या अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स की, मैंने एक टर्म शामिल किया हुआ है। तो ड्रोन्स जो काम कर रहे होते हैं तो इसमें कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कर रहे होते हैं, जो सेंस कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई बिग डेटा होगा बिहाइंड पे उनको ट्रेन करने के लिए, तो वो डेटा साथ साथ प्रोसेस हो रहा होता है। वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम होंगे, मॉडल्स होंगे जो खास किस्म के डिसीजंस ले रहे होंगे। वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आपके ड्रोन्स को कम्युनिकेट करवा रहा होता है सिस्टम से। तो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ मिल के एक डोमेन को चलाती हैं। तो अगर मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहा हूँ या किसी भी एक टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ कि इस टेक्नोलॉजीज़ को हम इस फील्ड स्मार्ट होम या स्मार्ट सिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सॉरी ये टेक्नोलॉजी है जो इस फील्ड को चला रही है, बल्कि जो भी फील्ड चलती है डेफिनेटली वो डिपेंड करती होती है। फोरकास्टिंग में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे सेंसर्स हर जगह पे लगे हुए हैं, उन सेंसर से डेटा आ रहा है और इन सेंसर्स के बिहाफ पे हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वार्निंग सिस्टम्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिक्योरिटी सिस्टम्स में आप देखें, अगर आप किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आपको फॉग डिटेक्टर्स नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी कैमराज नज़र आएंगे। तो उनकी जो मिल के फंक्शनैलिटी है, उनकी जो मिल के वर्किंग है, वो इस सिस्टम को स्मार्ट बनाती है, वो इस सिस्टम को बेहतर बनाती है। जिस तरह हमने एआई की बात की कि एआई हमारी दुनिया को, हमारी ज़िंदगियों को चेंज कर रहा है, तब्दील कर रहा है, एग्जैक्टली इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर रहा है। एआई के साथ मिलके, बिग डेटा के साथ मिलके, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ मिलके इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये भी हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर रहा है। आपका अपना मोबाइल फ़ोन सिस्टम अगर आप देख लें तो ये भी IoT डिवाइसेस का बना हुआ है। डेफिनेटली इसमें वही डिवाइसेस हैं, जो वही सेंसर्स हैं जो कभी आप के स्टेप्स को काउंट कर रही होती हैं, कभी जो है वो आपके जब आप फ़ोन को कान के साथ लगाते हैं तो उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिटेक्शन चल रही होती हैं, लाइट तेज़ होती है, फोटोज़ लाइट जो तेज़ होती है तो ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ाना, कम करना वगैरह वगैरह। तो इसमें बड़े सारे सेंसर्स हैं जो आपके माहौल को, इर्द गिर्द के माहौल को रीड आउट करते हैं और उसके मुताबिक कुछ ना कुछ एक्चुएट कर रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री वैसे भी आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0 कितना इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, AI पे रिलाई करती है, लेकिन विद जो नेक्स्ट हमारी फ्यूचर
कि इंडस्ट्री है वो किस हद तक रिवोल्यूशनाइज होगी कि उसमें जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी रोबोटिक हैंड्स हैं, वो बजाय इसके कि ह्यूमन बींग्स उनको कंट्रोल करें, एक ऑटोमेटिक ये एल्गोरिथम उनको कंट्रोल कर रहा होगा। इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स हैं, मेडिकल का जो शुबा है वो तो आईओटी की वजह से बिल्कुल रिवोल्यूशनाइज हो रहा है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा रिमोट सर्जरीज, मतलब कि रिमोटली कोई ऑपरेशंस हो रहे होंगे। तो ये रिमोट जो सर्जरी है इसमें इमर्सिव टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और इस वक्त ये काम हो भी रहा है। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो हमारा नेटवर्किंग सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं, अगर वो दूर हो जाते हैं तो ये जो सिस्टम है ये भी काम करने लग जाएगा। आईओटी का एडहॉक नेटवर्क है कि जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो आपस में बात करती हैं, कम्युनिकेट करेंगी, या वो अपना एक स्वार्म नेटवर्क बनाएगी। अगर आपने कोई रोबोटिक सिस्टम बनाया है, आपने ड्रोन्स बनाए हुए हैं, तो वो एक स्वार्म बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे और आपस में मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग्स एक ग्रुप में काम करते हैं। एक ग्रुप में काम को डिवाइड किया और उस पे आगे हम काम करते होते हैं। तो एग्जैक्टली जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो भी एक ग्रुप, एक स्वार्म में काम करेंगी। अक्सर आप किसी वीडियोस को देखते होते हैं जहाँ में मुख्तलिफ किस्म को ड्रोन्स को उड़ाया जाता है और उन ड्रोन्स को उड़ाने के बाद आप फ़ज़ा में देखते हैं कि उसको मुख्तलिफ किस्म की शेप में डाला जाता है। कभी एनिमल की शेप में डाला जाता है, कभी किसी और चीज़ शेप में डाला जाता है, कभी उसकी कोई ख़ास किस्म की लिकाई वहाँ पे फ़ज़ा में की जाती है। तो ये जो आपस में उनका कॉम्बिनेशन है उसको हम स्वार्म बोलते हैं, जो ग्रुप बनाकर उसके मुताबिक काम करते हैं। चलिए जी, चलते हैं बिग डेटा की तरफ। बिग डेटा के बारे में वैसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, तफसील से पढ़ना भी चाहिए। और मैंने एक डिटेल 1 घंटे की एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की हुई है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं तफसील से कि बिग डेटा क्या है और कि बिग डेटा जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है और हम बिग डेटा हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कैसे कर रहा है। अभी हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की डिस्कशन की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब वो चीज़ जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और ये डिवाइसेस इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं कि एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक 50 या कहीं 75 बिलियन डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो। हमारी आबादी जो टोटल है वो है 7.5 बिलियन। जो डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं वो 50 या 75 बिलियन डिवाइसेस हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी ज़्यादा डिवाइसेस हैं और कितना ज़्यादा डेटा जनरेट होगा। हम जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनकी कैमरास देखें, इनकी कैपेसिटी देखें, तो जो ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, जो फ़ोटोज़ हम अपलोड कर रहे होते हैं, तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। और ये जो सारा डेटा नेटवर्क के थ्रू जाता है, किसी क्लाउड सर्वर्स की तरफ पहुंचता है, डेटा सर्वर्स की तरफ पहुंचता है, तो लाजमी बात है ये डेटा इतना ह्यूज है, इतना मैसिव है कि उसको प्रोसेस करना, उसको हैंडल करना डेफिनेटली एक चैलेंज है, एक इश्यूज़ है जिसको हम हैंडल करते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम बिग डेटा को डिफाइन कैसे करें कि डेटा कब है और बिग डेटा कब है। बिग डेटा को 2001 में 3 V's से डिफाइन किया गया था, बाद में उनको रिवाइज करके 5 V's कर दिया गया था 2010 में, बल्कि आई विल सजेस्ट टू गो विद 3 V's। जो 3 V's हैं ये परफेक्टली डिफाइन करते हैं किसी बिग डेटा को। ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है और ये वैरायटी है। वॉल्यूम शो करती है कि ये जो डेटा है ये साइज में बहुत बड़ा है, बिग इन वॉल्यूम। और जब तक हम बतौर स्टूडेंट या रिसर्चर बिग डेटा को डिफाइन करना नहीं जानते तो हमारे माइंड में यही बात आती है कि ऐसा डेटा जो कि वॉल्यूम में ज़्यादा हो। लेकिन कंप्यूटर साइंस इस डेफिनेशन के साथ एग्री नहीं करती, ये जस्ट एक पार्ट है इस डेफिनेशन का। द सेकेंड वन इज़ द वेलोसिटी। वेलोसिटी असल में ये शो करती है कि ये जो डेटा है ये पर्टिकुलर स्पीड के साथ कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है। अगर आपको मैं YouTube के एग्जांपल दूं तो YouTube का डेटा कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है, हर बंदा YouTube को यूज़ कर रहा है और हज़ारों लाखों वीडियोस इन आवर जनरेट या फिर अपलोड हो रही हैं। इसके अलावा ट्विटर या इस किस्म का और सिस्टम देख लें या वेदर फोरकास्ट सिस्टम देख लें जो पूरी इर्द गिर्द दुनिया के अंदर फैला हुआ होता है, और वो हर सेकंड में इन्वायरमेंट की जो अपडेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, फोटोज, सेंसर्स डेटा,
टेक्स्ट डेटा, स्टैटिस्टिक्स, तो ये सारा कुछ अपडेट हो रहा होता है। तो वॉल्यूम के साथ साथ इनकी जो वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ जनरेशन है, वो भी अप्लाई करती है। लेकिन ये दोनों चीज़ों से हम फिर भी इस काबिल नहीं रहते कि हम डेटा को डिफाइन करें कि ये इसका वॉल्यूम, दिस इज़ बिग इन वॉल्यूम, और ये किसी खास वेलोसिटी या स्पीड के साथ जनरेट हो रहा है। लेकिन एक थर्ड बात भी हम करते हैं। तो जो थर्ड वी है वो वेराइटी को डिस्कस करती है कि जो हमारा डेटा है वो डिफरेंट वेराइटी में होगा, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर में होगा। ये फोटोज़ हो सकते हैं, ये वीडियोस हो सकती हैं, ये टेक्स्ट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंट वेराइटी में है। तो अगर ये 3 वीज अप्लाई होते हैं तो हम कहते हैं कि ये बिग डेटा है। अगर ये 3 वीज अप्लाई नहीं होते तो हम कहते हैं कि बिग डेटा नहीं है। एग्जैक्टली ये डेटा वॉल्यूम में ज़्यादा हो, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो। द सेकंड वन इज़ के ये वेलोसिटी किसी खास वेलोसिटी के साथ जनरेट हो रहा हो। और द थर्ड वन इज द वैरायटी, कि कोई खास स्ट्रक्चर एक कोई खास स्ट्रक्चर में ना हो, ये अनस्ट्रक्चर डेटा हो, जिसको डेफिनेटली अगर हम कंप्यूटर की ज़बान में डिफ़ाइन करें तो ये अनस्ट्रक्चर डेटा हो, जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर का डेटा आ सकता है। देखिए कभी कभी आप अपना जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर कंप्यूटर या पीसी का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि आप सिंगल यूज़र हैं। लेकिन जब आप कोई ऐसे एप्लीकेशन को चलाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका कंप्यूटर या जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो स्टक या हैंग होना शुरू हो जाता है। जो स्टक या हैंग हो रहा है, इससे मुराद ये है कि जो डेटा आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको प्रोसेस कर पाए, इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप एक सिंगल यूज़र का डेटा जब वो हैंडल नहीं कर पा रहा, तो इतने मिलियंस या बिलियन यूज़र्स जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, इनका डेटा कैसे हैंडल होगा। डेफिनेटली हमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ चाहिए जो बिग डेटा को हैंडल करती हैं। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बिग डेटा को हैंडल करती हैं? जिस तरह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से मुराद ये है कि हम अपना डेटा पैरेलल या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करवा के एग्जीक्यूट करवाते हैं। जिस तरह आपने हडूप का नाम सुना होगा, आपने स्पार्क का नाम सुना होगा। मैं इन टेक्नोलॉजीज़ को डिटेल से डिस्कस करने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप बिग डेटा में इंटरेस्टेड हैं या बिग डेटा की टेक्नोलॉजीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे बिग डेटा के वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ पे तो बहुत तफसील से मैंने इन चीज़ों पे बात की हुई है। अपाची काफका है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के डेटा को देखता है। लाइव स्ट्रीमिंग कितनी पर्टिकुलरली आजकल इम्पोर्टेंट है। हम वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं, हम जो आजकल चैनल्स हैं उनके लाइव स्ट्रीमिंग्स वगैरह देखते हैं, हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप वगैरह पे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपाची काफका एक एप्लीकेशन है, एक टूल है जो इस चीज़ को देखती है। इसी तरह नो सीक्वल डेटा बेसिस है। एक अगर सादा सिंपल सा डेटा है तो उसको तो हम सीक्वल डेटा बेसिस में, जो रिलेशनल डेटा बेस होते हैं या टेबुलर फॉर्मेट होती है, उसमें स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अगर वो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, उसको कोई फॉर्मेट नहीं है, वो फॉर्मेट बार बार चेंज हो रहा है, कोई स्कीमा नहीं है जो पहले से डिफाइंड है कि इतने कॉलम्स हैं और ये इतने एट्रीब्यूट्स हैं जो बाद में चेंज नहीं होंगे। तो अगर इस किस्म का डेटा है तो डेफिनेटली हम नो सीक्वल डेटाबेसेस की तरफ जाते हैं, जो कि अपाची कैसेंड्रा है या फिर मोंगोडीबी बहुत पॉपुलरली यूज़ होता है। मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। बिग डेटा जिस तरह टेक्नोलॉजीज़ मैंने देखी, आपने IoT को देखा, आपने AI को देखा, तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हम डिस्कस करते हैं आपस में लिंक भी हैं और डिपेंड भी करती हैं। जब हम मशीन लर्निंग की हमने बात की या हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, वहाँ पे हमने देखा कि रिकमेंडेशन सिस्टम क्या करता है, पर्सनलाइज हेल्थ या पर्सनलाइज रिकमेंडेशन या पर्सनल एजुकेशन कैसे काम करते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें बिग डेटा पे डिपेंड करती हैं। और बिग डेटा को इसी वजह से तो कहते हैं कि दिस इज़ द गोल्ड ऑफ दिस एरा, क्योंकि वो कंपनीज जो बिग डेटा का यूज़ करती होती हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करती होती हैं, तो वो अपने बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से चला सकती हैं कंपैरेटिव टू दोज कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस जो बिग डेटा पे रिलाई नहीं करती। ऑटोनोमस व्हीकल्स
के जो एल्गोरिथम्स हैं, जो मॉडल्स हैं, जिस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं, एग्जैक्टली डिपेंड करते हैं कि जो प्रीवियस व्हीकल्स ने डेटा जनरेट किया और उस डेटा को यूज़ करते हुए हमने किसी व्हीकल को ट्रेन किया। एजुकेशनल सिस्टम को आप देखें कि हम जो एक बच्चे की लर्निंग है उस पर किस तरह काम करते हैं, किस तरह उसको इम्प्रूव करते हैं। हेल्थ केयर में आप बिग डेटा का इस्तेमाल करें, जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है या जो सर्जिकल रोबोट्स हैं उनको आप देख लें। और मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट तो आप रोज़ाना देखते होते हो कि जो आपकी एप्लीकेशंस हैं आपको किस तरह चीज़ें या जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। एग्जैक्टली आपने कुछ डेटा जनरेट किया, आपके इर्द गिर्द के कुछ लोगों ने डेटा जनरेट किया और उसी डेटा को यूज़ किया गया किसी पर्टिकुलर रिकमेंडेशन के लिए आपकी चॉइस को। स्मार्ट सिटीज़ जो हैं किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, कितना बिग डेटा वहाँ से जनरेट हो रहा है और इस बिग डेटा को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। इंडस्ट्री में देखें, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में आप देखें कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो आजकल लॉजिस्टिक है, यानी आपने कोई चीज़ जो है वो डिस्पैच की है तो आप लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू उसको लोकेट कर सकते हैं कि इस वक्त आपकी जो आपने जो चीज़ डिस्पैच की है या आप जो चीज़ रिसीव करने वाले हैं उसकी करंट लोकेशन क्या है, किस वक्त ये आपको डिलीवर होगा और इसकी जो प्राइसेस वगैरह हैं तो ये सारी आपको शो हो रही होती हैं। साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट अर्थ को अगर देखें, मतलब जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, जो सेटेलाइट्स इन्वॉल्व हैं, जो सेंसर्स इन्वॉल्व हैं, जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, तो बहुत बड़ा डेटा जनरेट हो रहा है और इस डेटा को यूज़ किया जा रहा है फोरकास्टिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इमरजेंसी या डिज़ास्टर प्रिडिक्शन, वार्निंग सिस्टम या फिर मैनेजमेंट के लिए। तो ये क्लियरली शो करता है कि बिग डेटा क्या है और यह हमारी ज़िंदगी को तब्दील कैसे कर रहा है और ये जो फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो बिग डेटा के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। व्हीकल्स देखें कि व्हीकल्स जो नेविगेशन सिस्टम है वो तो हो चुका है, जो ऑटोनमस व्हीकल्स हैं, बगैर ड्राइवर कार्स हैं और वो चल भी रही हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में उस वक्त चलेंगी जब इनका इतना बिग डेटा जनरेट हुआ होगा व्हीकल्स की तरफ से, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी एल्गोरिथम या किसी मॉडल्स को ट्रेन कर सकते होंगे। इसी तरह एजुकेशनल जो सिस्टम है वो भी साथ साथ रिवोल्यूशनाइज्ड होगा। जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग कंटेंट है, यानी कि एक बच्चा है उसकी फील्ड कुछ और है, हम पढ़ा कुछ उसको और रही हैं, तो बजाय इसके कि हम उसको दूसरी फील्ड की तरफ लेके जाएं, एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग कंटेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड हेल्थ सिस्टम है कि आपका एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ सिस्टम हो जो आपकी बॉडी है उसको मॉनिटर वो सिस्टम करती है और उसके मुताबिक कोई पर्सनलाइज्ड हेल्थ रिकमेंडेशन हो सकती है। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि पीक पे है और फर्दर ये पीक की तरफ जा रही हैं और सिमिलरली कोई ऐसे फील्ड नहीं है जहाँ पे हम कहें कि बिग डेटा यूज़ नहीं हो रहा या बिग डेटा जो है वो इस दुनिया को, इस हमारी ज़िंदगियों को तब्दील नहीं कर रहा। एक नई टर्मिनोलॉजी जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जिसको हम हर वक्त सुनते हैं इस कंसेप्ट को कि क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहे हैं या क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है या फलाना कंट्री जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ कर रहा है। असल में क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या, या इसकी ज़रूरत क्या है। अभी हमने बिग डेटा की बात की, बिग डेटा से पहले हमने डिवाइसेज या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की कि 75 बिलियन या 50 बिलियन जितनी भी डिवाइसेज हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही हैं। जब इतनी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, इतना बिग डेटा जनरेट हो रहा है, ये बिग डेटा हमारे सर्वर्स एग्जीक्यूट तो कर रही हैं, इतना बिग डेटा जो है वो क्लाउड पे हम चला तो रहे हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के थ्रू, लेकिन फिर भी ये डेटा जो अगर हमें इस किस्म के एनालिटिकल ऑपरेशंस करने हो जिसमें सालों का डेटा रिक्वायर्ड होगा, तो जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारे सर्वर्स हैं, जो डिजिटली काम करते हैं, बिट्स पे, ज़ीरो और वंस पे बात करते हैं, तो बहुत टाइम लेती है इस डेटा को प्रोसेस करने में। क्वांटम कंप्यूटिंग ये जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है या अमल है या जो एक कंसेप्ट है, स्कीम है ज़ीरो वंस का, उससे निकलने की एक नई टेक्नोलॉजी है। बजाय इसके कि ज़ीरो और वन के थ्रू हम कंप्यूटिंग करें या डिजिटल सिस्टम जो ज़ीरो वन पे चल रहा है,
हम क्यूबिक्स की तरफ चले जाते हैं, यानी कि एक क्वांटम इकोनॉमिक्स की तरफ, एक फिजिक्स की तरफ हम चले जाते हैं कि क्यूबिक्स से मुराद ये है कि ये स्टेट 0 और 1 के बजाय किसी थर्ड पोजीशन पे हो सकती है, इससे ज़्यादा पोजीशन पे भी हो सकती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए प्रोटॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग अभी तो ये इन्फेंसी है, अभी तो उस पर काम हो रहा है, लेकिन ये जब भी आएगा तो ये प्रोसेसिंग में, डेटा को प्रोसेस करने में, डेटा को कंप्यूट करने में एक इनकलाब लेके आएगा कि वो डेटा, मतलब जो हम काम कर रहे होते हैं, वीडियो एडिटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं और हमारे सिस्टम, हमारे मोबाइल फ़ोन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो ये सारी इश्यूज, सारे मसाइल जो हैं वो इसके साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज डिस्कस करते हैं, हम एक्सेल करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हम एक्सेल करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, लेकिन अगर हमारा सिस्टम, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इतना एडवांस नहीं है कि इस डेटा को एफिशिएंटली, करेक्टली और बहुत तेज़ी से विदाउट मिनिमम डिले ट्रांसफ़र न करे, कम्युनिकेट ना करे, तो हमारा ये सिस्टम काम नहीं करेगा। हम बहुत काम करें ऑटोनोमस व्हीकल्स पे, लेकिन ऑटोनोमस व्हीकल्स इस काबिल ही नहीं है कि वो क्लाउड से, एज से, या जो बेस स्टेशंस हैं या रोड साइड यूनिट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली हमारा ऑटोनोमस व्हीकल का कंसेप्ट जो है वो आगे नहीं चल सकता। कम्युनिकेशन सिस्टम से मुराद ये है कि वो हमारा नेटवर्क है जो कि डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन जो है इनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है। इस वक्त जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है कम्युनिकेशन सिस्टम में, आप 5G का इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर 5G नहीं है तो 4G का तो इस्तेमाल आप डेफिनेटली कर रहे होंगे। 6G के बारे में शायद आपने सुना हो, तो जब 6G होगा, 5G की स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो सब 6G की स्पीड आएगी तो आप देखेंगे कि किस तरह ये नेटवर्क को चेंज कर रहा है। और जब हम 6G की तरफ जाएंगे तो हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस जो नेटवर्क को ट्रस्ट नहीं करती, नेटवर्क को रिलायबल नहीं समझती, यानी कि जो आपके ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं वो अपना बहुत सारा डेटा खुद प्रोसेस करती हैं, वो नेटवर्क पे रिलाय नहीं कर रही कि वो क्लाउड तक अपना डेटा भेज दें। ये जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जो जब हम सर्जिकल, रिमोट सर्जिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, रोबोटिक्स हैंड्स की बात करते हैं फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस, तो वो आपके नेटवर्क पे रिलाय नहीं करते, आपके नेटवर्क पे ट्रस्ट नहीं करते। तो 6G के साथ ये ट्रस्ट बहाल होना शुरू हो जाएगा, एक स्पीड आपको मिल जाएगी, जो डिले है वो ख़त्म हो जाएगा, जो नेटवर्क की कंजेशन है इस वक्त वो ख़त्म हो जाएगी। तो डेफिनेटली एक नए किस्म का इनकलाब, एक नए किस्म के एडवांसमेंट आप देखेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ रही है, आपने स्टारलिंक का नाम सुना होगा। स्टारलिंक एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट के थ्रू आपको डेटा या कनेक्शन प्रोवाइड करती है, और अक्सर हम इसको देखते भी हैं कि जिन एरियाज़ में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो उनका जोग्राफिया ऐसा है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट मुमकिन नहीं है सेलुलर नेटवर्क की या फिर लैंडलाइंस की, तो वहाँ पे स्टारलिंक जो है आपको थ्रू सैटेलाइट आपको कम्युनिकेट करवा सकता है, आपको जो नेटवर्क से है वो कनेक्ट कर सकता है। तो फ्यूचर 6G का है, और 6G जैसे ही आएगा हमारी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। वो एप्लीकेशंस जो ट्रस्ट नहीं करते वो ट्रस्ट करने लग जाएंगे। स्वार्म टेक्नोलॉजीज़ का, जिस तरह मैंने अभी बताया कि एक नेटवर्क बनाते हैं, जो हमारे IoT डिवाइसेस हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं। इसी तरह जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी 6G या जो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ मिल के काम करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा डेटा को। इस वक्त जब हम शाम को कोई स्ट्रीम करते हैं, कोई डेटा अनलोड और अपलोड करते हैं, तो हम देखते हैं कि नेटवर्क बहुत बिजी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू, वो यूट्यूब के थ्रू, वो कोई ख़ास अपने शोज़ देख रहे हैं। तो जो अगर कोई पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट टास्क है तो वो डिले होता है, और
हम अक्सर होता है कि हम अपने काम भी नहीं कर सकते। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे अप्लाई हो तो ये और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट है, उस पे पहले काम होना चाहिए, और कौन सा डेटा जो है वो बाद में उस पे काम हो सकता है। ये जो ऑटोनमस व्हीकल्स हैं इसको मुकम्मल तौर पे चेंज कर देंगी, ये ट्रस्ट करना शुरू कर देगी। जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो कंप्लीटली बदल जाएगा इसके साथ, क्योंकि वो भी ट्रस्ट करने लग जाएगा हमारे नेटवर्क सिस्टम को और इसके स्पीड पे। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज है। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज से मुराद ये है कि एक वर्चुअल, एक इमर्सिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो, यानी कि एक हिस्टोरिकल प्लेस आपने विजिट करना है, बजाय इसको कि आप उसको विजिट करें, आप इमर्सिवली, आप वर्चुअली इसको देख सकें। आप वर्चुअल रियलिटी के बारे में जानते होंगे, आप ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में जानते होंगे, आप मैक्स रियलिटी के बारे में जानते होंगे, जहाँ पे इस किस्म का माहौल क्रिएट किया जाता है कि जहाँ पे एक तो हमारी प्रेजेंस होती है, और साथ साथ में जो जो हमारे सेंसर्स होते हैं, मतलब जो सेंसरी इमर्जन्स है वो क्रिएट की जाती है कि जहाँ पे हम टच कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम फील कर सकते हैं। तो एक इस किस्म की रियलिटी है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम एजुकेशन में पर्टिकुलरली ट्रेनिंग में यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपने किसी बंदे को एक ख़ास पर्टिकुलर माहौल के लिए ट्रेन करना है, इमरजेंसी सिस्टम के लिए तैयार करना है, एक फ्लड सिचुएशन के लिए, या फिर अर्थक्वेक सिस्टम के लिए, सुनामी सिस्टम के लिए, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, तो वर्चुअली हम इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस किस्म का माहौल क्रिएट कर सकते हैं, सुनामी का, अर्थक्वेक का, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ास्टर्स का, और हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। या फिर हम बात करते हैं हेल्थ की, कि हेल्थ पे अगर रिमोटली कोई ऑपरेट हो रहा है, सर्जिकल ऑपरेशंस अगर कोई हो रही हैं, तो लाजमी बात है कोई इमर्सिव टेक्नोलॉजी हेल्प आउट करेगी डॉक्टर्स को, जो कि रिमोटली ऑपरेट कर पाएंगे। या फिर प्रोटोटाइपिंग में हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि बजाय इसके कि हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, डिज़ाइन करने के बाद हम उसको प्रोटोटाइप इमर्सिव टेक्नोलॉजी से देख लें। यानी आपने फॉर एग्जाम्पल एक घर का डिज़ाइन बनाया, आपने एक घर की सेटिंग करनी है, या फिर आपने कोई और डिज़ाइन वगैरह बनाया हुआ है, तो आप इमर्सिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, इमर्सिव टेक्नोलॉजी का हेडसेट इस्तेमाल करते हुए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर क्या होगा इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ का? डेफिनेटली जिस तरह बाकी टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि फ्यूचर को रिशेप कर रही हैं, तो इमर्सिव टेक्नोलॉजी का अपना एक किरदार है। डेफिनेटली ज़्यादातर इसका किरदार जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम में है, इसका ट्रेनिंग में है, एजुकेशन में है, या हेल्थ केयर सिस्टम में है। इसके अलावा रिमोट वर्किंग, इस वक्त भी रिमोट जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि हम ऑफिस विजिट करें, हम रिमोटली काम करते हैं, हम रिमोटली अपने कलीग से बात करते हैं, हम एक वर्क स्पेस बनाते हैं। लेकिन एक वर्चुअल वर्क स्पेस जो कि एक्सपेक्टेड है, उसमें इमर्सिव टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा किरदार होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली हम उस इन्वायरमेंट में काम कर रहे होंगे जिस तरह हम अपने कलीग्स के साथ बैठे हैं और एक अच्छे अंदाज में कोलाबोरेट कर रहे होंगे। इस तरह रिमोट सर्जरीज़ में जो इमर्सिव टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा किरदार होगा। और ट्रेनिंग्स में तो आपने देखा कि किस तरह हम अपने एम्प्लॉइज़ को या फिर अपने ट्रेनिंग्स को, अगर हमें कोई ख़ास सिस्टम उनसे ऑपरेट करवाना है, इफ़ वी आर गोइंग देम टू ट्रेन देम फॉर एग्जांपल टू ड्राइव द ट्रेन, टू फ्लाई एन एरोप्लेन, तो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें या डिवाइसेस उनको देने के बजाय हम इमर्सिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको ट्रेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज़ ब्लॉकचेन, जहाँ पे बिग डेटा है, जहाँ पे नेटवर्क है, वहाँ पे इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी के साइबर इश्यूज़ के। और यही मेन वजह है कि हम नेटवर्क को ट्रस्ट नहीं करते, यही मेन वजह है कि हम क्लाउड को ट्रस्ट नहीं करते, और हम बल्कि जितने भी बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अवॉइड करती हैं नेटवर्क की तरफ जाने के लिए या फिर क्लाउड की तरफ जाने के लिए। ब्लॉकचेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ट्रस्ट बढ़ाएगा, एक किस्म की सिक्योरिटी बढ़ाएगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है? अगर आप ट्रेडिशनल डेटाबेसेस को देखें तो वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसको
जिस पे ट्रांजैक्शन की जाती है, ट्रांजैक्शन हिडन है और ये सारे जितने भी उस डेटाबेस से रिलेटेड लोग हैं उनको नज़र नहीं आ रही। लेकिन ब्लॉकचेन में एक डेटाबेस है, एक लेजर है जो हर ब्लॉक के पास है, हर नोड के पास है, हर डिवाइस के पास है या हर यूज़र के पास है, और ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारों को नज़र आएंगे। और जब ये ट्रांजैक्शन हो जाती है तो ये फिर रिवर्टिबल नहीं है। ब्लॉकचेन बेसिस हैं डिजिटल करेंसीज की। अगर अगर हम इन जो ट्रेडिशनल करेंसी सिस्टम है, अगर हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो लाजमी बात है एक ग्लोबल करेंसीज भी तो होनी चाहिए, एक डिजिटल करेंसीज भी तो होनी चाहिए। अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डिजिटल करेंसीज भी तो होनी चाहिए। तो जो क्रिप्टो करेंसी है या इस किस्म की बाकी डिजिटल करेंसीज हैं, तो ये ब्लॉकचेन ही है। ये ब्लॉकचेन ही हमें हेल्प कर रही है कि हम क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज की तरफ जा रहे हैं और हमारा जो सिस्टम मुकम्मल तौर पे चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह जो बाकी बैंक्स ट्रांजैक्शन है या फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ब्लॉकचेन उनको भी सिक्योर बना रही है। और अगर हमें कोई नेटवर्क के साथ कोई डिवाइस अटैच करनी है और एक डिवाइसेस का एक ग्रुप बनाना है जिसको हम सिक्योर प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन जो है हमें बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करने वाला है। तो जो ब्लॉकचेन का फ्यूचर है वो आप डिजिटल करेंसीज की शक्ल में देखें, डिजिटल करेंसीज के फॉर्म में देखें कि कम्प्लीटली चेंज होने वाली है हमारी दुनिया इसके साथ। जैसी डिजिटल करेंसीज आएगी, अब आप खुद सोच लें कि एक करेंसी है जो अभी चल रही है, एक ख़ास टेरेटरी तक है, एक ख़ास मुल्क तक है, एक ख़ास कंट्रोल है उस पर। जब डिजिटल करेंसीज होगी और डिजिटली हम ख़रीद फरोख्त कर रहे होंगे, शेयर्स कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि दुनिया किस हद तक तब्दील होती है। नेटवर्क जो इस वक्त अनरिलायबल है, जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, डेटा सेंटर्स पे या क्लाउड सेंटर्स पे जहाँ जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जाता, ब्लॉकचेन उसको सिक्योर बनाएगी, उसको ट्रांसपेरेंट बनाएगी और इसको इस माहौल में लेके आएगी कि इस पर ट्रस्ट किया जा सके, उसको रिलायबल बनाया जा सके। 3D प्रिंटिंग के बारे में तो हम हर वक्त सुनते हैं, हम प्रिंट करते हैं, हम मतलब हमने कुछ सॉफ्ट फॉर्म में लिखा, प्रिंटर को दिया तो प्रिंटर ने उसको हार्ड फॉर्म में लिख के दे दिया। लेकिन 3D प्रिंटिंग से मुराद यह है कि हम 3D किसी चीज़ को प्रिंट करने वाले हैं, यानी कि हमने कोई डिज़ाइन बनाया और फिर उसको 3D जो है वो प्रिंट किया। 3D प्रिंटिंग आप आजकल हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जो हमारे हेल्थ केयर के अप्लायंसेस हैं वो बहुत ज़्यादातर 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करती हैं। आप शेल्टर्स आजकल जो बनते हैं वो 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करती होती हैं। जो बिल्डिंग्स आजकल अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए आप 3D प्रिंटिंग का यूज़ कर सकते होते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई पर्सनलाइज डिवाइस बनानी है तो आप जस्ट उसका डिज़ाइन बनाते हो, प्रिंट देते हो और जो 3D प्रिंटर है वो उसको प्रिंट करके देता है। और जो इसके अलावा हमारे इंसानी अज़ा हैं उसको प्रिंटिंग के लिए 3D प्रिंटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो 3D प्रिंटिंग है आप प्रोटोटाइपिंग में देख लें, हेल्थ केयर में देख लें, शेल्टर्स बनाने में, बिल्डिंग में या पर्सनलाइजेशन में, हर जगह पे अवेलेबल है। तो फ्यूचर भी इसका इसी फील्ड पे ही है कि अगर हमने कोई प्रोटोटाइप बनाना है तो 3D प्रिंटिंग हमें उसको हमें बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प आउट करेगा। या फिर अगर हमने ह्यूमन आज़ा बनाने हैं जो किसी वजह से भी ज़ाया हो जाते हैं तो इसमें जो 3D प्रिंटिंग है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी इन द फ्यूचर। एंड सिमिलरली अगर हमें कोई एडवांस बिल्डिंग्स वगैरह बनाने हैं तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट जो है वो रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, ये खुद में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक फील्ड है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग का इस्तेमाल करती है, ये बिग डेटा का इस्तेमाल करती है और ये हमारे जो कि इंडस्ट्रीज़ में हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम हेल्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं बतौर सर्जिकल ऑपरेशंस, हम रेस्क्यू ऑपरेशंस में जहाँ पे ह्यूमन बीइंग की एक्सेस है वो पॉसिबल नहीं है, वो सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स एक्सेस नहीं कर पाते, या फिर सर्च ऑपरेशंस हैं। तो इस सूरत में हम रोबोटिक्स को या रोबोटिक साइंस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन्स को आप देख लें, ड्रोन्स भी कोई
फील्ड नहीं, ड्रोन्स भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भी IoT या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिग डेटा का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, सर्च के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हमने एग्रीकल्चर कवरेज वगैरह करनी होती है तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आप देखें कि जो ड्रोन का है इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन को अगर हम देख लें तो हम ड्रोन को हर जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को हम अपने लाइफ में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस किस डोमेन में यूज़ हो रही हैं, और ये कि जो हमारा फ्यूचर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ उनको किस तरह चेंज कर रहा है। तो कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमने डिस्कस की हैं, आप देख लें कि हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, और तो कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से तब्दील कर रही हैं या रिशेप कर रही हैं। हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से तब्दील कर रही है, यानी कि इसमें कुछ ऐसे मॉडल्स या कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमारे ह्यूमन माइंड्स को मिमिक करेंगे, यानी जिस तरह हमारा ह्यूमन माइंड काम करता है कि लर्न करता है, उस लर्निंग के बिहाफ पे डिसीजन लेता है। तो ये हमारी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से चेंज कर रही है। हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को देखा कि जहाँ पे IoT डिवाइसेस डेटा को सेंस करती हैं, उस डेटा के जो सेंसर्स डेटा है उस पर डिसीजन लिया जाता है और फिर कोई काम या कोई एक्चुएशन की जाती है। बिग डेटा चूँकि डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, या फिर इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल डेटा है उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को रीड आउट करना और उसको एनालाइज करना, ये हमारी दुनिया को चेंज करने वाली है, एक रिशेप करने वाली है। क्वांटम कंप्यूटिंग, बिग डेटा को एग्जीक्यूट करवाना, बिग डेटा को एग्जीक्यूट कराना, प्रोसेस करना, कंप्यूट करना, स्टोरेज करना, मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग डिजिटली काम नहीं करेगा, ज़ीरोस एंड वंस पे काम नहीं करेगा, बल्कि ये क्यूबिक पे काम करेगा, जो कि बहुत हाई स्पीड होगा, और जो हमारी कंप्यूटेशन पावर होगी उससे बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। कम्युनिकेशन सिस्टम को आप देख लें कि 5G का यूज़ हो रहा है, 6G का यूज़ हो रहा है, तो ये जो स्पीड है ये एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगी हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं। और इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट फ्राहम करती है, इसको हम ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं, इसको हम हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं, इसको हम प्रोटोटाइपिंग या फिर डिज़ाइन देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क को सिक्योर बनाएगी, डिजिटल करेंसीज का बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर को चेंज करने वाली है। 3D प्रिंटिंग, बजाय इसके कि हम पेज पे प्रिंट करें, 3D प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट करेगी प्रोटोटाइप बनाने में, पर्सनलाइज चीज़ें बनाने में। हेल्थ केयर में देखें, अगर हमने ह्यूमन बींग्स के आज़ा डिज़ाइन करने हैं, बनाने हैं, और आजकल भी आप देखें कि हाथ वगैरह, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इस पर बनाई जाती हैं। न्यूरोलिंक ब्रेन कंप्यूटिंग है, न्यूरोलिंक ब्रेन कंप्यूटिंग, शायद हम इसको मिस भी कर गए हैं दरमियान में। ये वो टेक्नोलॉजी है कि बजाय इसकी कि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करें कंप्यूटर के साथ थ्रू हैंड या थ्रू जेस्चर, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा एप्लीकेशन जो हमारी माइंड को पढ़ती है और हमारे माइंड के मुताबिक इनपुट देती है कंप्यूटर्स को। और सिमिलरली हमने रोबोटिक्स और ड्रोन्स को देखा। रोबोटिक और ड्रोन्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि इमर्जिंग फील्ड्स है जो कि हमारी दुनिया को, हमारी ज़िंदगी को रिशेप कर रही है। थैंक यू सो मच।